गुड मॉर्निंग गाइस। कैश फ्लो स्टेटमेंट और हमने एक मेथड को कंप्लीट किया, डायरेक्ट मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि हम कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड दे रखे हैं, ये केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन जैसे हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, सेम वैसे ही हम इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं। केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो इनडायरेक्ट मेथड में अलग से दे रखा है। तो इनडायरेक्ट मेथड हम केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम एज इन डायरेक्ट मेथड, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करने वाले, दोनों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों का आंसर तो सेम आएगा, बस उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है और इनडायरेक्ट मेथड में तरीका अलग है। आंसर दोनों का ही सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो मैं एक ट्रेडिंग पी एंड लेता हूं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। समझाने के लिए मैं ट्रेडिंग पी एंड एल को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेता हूं, ठीक है। हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे और अब हमें इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है। जैसे मान लो यहां पर हम लेते हैं ट्रेडिंग और पी एंड एल एक साथ बना रहा हूं, अलग अलग नहीं, ठीक है। बाय सेल्स, बाय इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट on sale of land, to purchase, to traveling expenses, to rent, to wages, to salary, to depreciation, interest, to loss on sale of plant, loss on sale of plant, to goodwill written off, to goodwill written off, to preliminary expenses written off, to tax और to net profit। हमने एक ट्रेडिंग पी एंड एल लिया है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिया है। मान लेते हैं सेल्स है हमारी 10 लाख, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 30,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000, टोटल 11 लाख। 11 लाख, परचेज 3 लाख, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 40,000, रेंट 30,000, वेजेज 1 लाख, सैलरी 50,000, डेप्रीसिएशन 40,000, इंटरेस्ट 1 लाख, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 20,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000, preliminary expenses written off 20,000, tax 2 lakh, and remaining is net profit 3 lakh, 40,000, 30,000, 1 lakh, 50,000, 40,000, 1 lakh, 20,000, 10,000, 20,000, 2 lakh,
तो ये हो गया 1,90,000, 1,90,000 इज नेट प्रॉफिट। ओके, मान लेते हैं कोई भी करंट एसेट्स नहीं है, मतलब स्टॉक या फिर क्रेडिटर्स, डेटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लेते हैं ही नहीं। एक बार समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हम डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते थे। 10 लाख रुपीज ये हमें रिसीव हो गए। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेते क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड ये ऑपरेटिंग में नहीं आता। परचेज 3 लाख, परचेज 3 लाख। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 40,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 40,000। रेंट 30,000, रेंट 30,000। वेजेज 1 लाख, वेजेज 1 लाख। देन सैलरी 50,000, सैलरी 50,000। डेप्रीशिएशन ये नहीं लेंगे। इंटरेस्ट नहीं लेंगे ऑपरेटिंग में। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नहीं आता। गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नॉन कैश है। टैक्स को लेते हैं हम, टैक्स 2 लाख रुपीज। अच्छा, प्रोविजन हम ये मान रहे हैं कि जितना टैक्स है उतना ही हमने पे किया, जितना टैक्स का हमने प्रोविजन बनाया उतना ही पेमेंट, क्योंकि करंट लायबिलिटी में मैंने अभी आपको कहा टैक्स नहीं है, तो जितना टैक्स यहाँ दे रखा है उतना ही पेमेंट हो गया, ₹2 लाख। तो ये हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट मिल गया। 10 लाख माइनस 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 1 लाख माइनस 50,000 minus 2 lakh, it is 2,80,000 and it is direct method। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड और जो कैश में, उन सबको हम P&L और ट्रेडिंग से लेते हैं। ये सेल्स की रिसिप्ट, ये परचेज का पेमेंट, सारा किस में आएगा? ऑपरेटिंग में। रेंट, सैलरी, वेजेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टैक्स का पेमेंट, ये सारे ऑपरेटिंग में आ गए। इट इज डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड रिवर्स चलता है। रिवर्स कैसे? एक बार हम ऐसा मान लें, अगर एक बार ऐसा मान लें कि ये जो ट्रेडिंग P&L में दे रखे हैं वो सारे ऑपरेटिंग के, सारे ऑपरेटिंग के और सारे कैश में होते हैं। मान लो अगर ऐसा कर ले कि क्रेडिट साइड में जो भी दे रखे हैं, मान लेते ये सारे ऑपरेटिंग होते और कैश में होते, और डेबिट साइड में जो भी दे रखा है हमें वो भी सारे कैश में होते और ऑपरेटिंग होते, तो ये जो नेट प्रॉफिट है 1,90,000, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता। अगर ये सारे के सारे कैश के होते और सारे के सारे ऑपरेटिंग होते, तो ये जो नेट प्रॉफिट है 1,90,000, मतलब ये सब, ये सारी रिसिप्ट हो जाती और ये सारे हमारे पेमेंट हो जाते। अगर ये सारे ऑपरेटिंग के होते और सारे कैश के होते तो, राइट। तो 1,90,000, ये जो 1,90,000 है, ये सारे, ये हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती, बट ऐसा है नहीं। तो हमने क्या किया, एक बार नेट प्रॉफिट 1,90,000 लिया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको लेते हैं बिफोर टैक्स। एक बार टैक्स से पहले वाला 1,90,000 में 2 लाख का टैक्स का प्रोविजन बना हुआ है, तो ये हो गया 3,90,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज 3,90,000। अब हम ऐसा करेंगे कि जो जो एक्सपेंडिचर साइड में हमने ले चुके हैं, मतलब ये सारे, ये जो 190 हमने कैलकुलेट किया उसमें ये सब कुछ लेस हो चुका है, सब कुछ लेस हो चुका है, टैक्स भी लेस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो जो हमें लेस नहीं करने थे, मतलब जो जो ऑपरेटिंग के नहीं थे या जो जो कैश के नहीं थे, हम उसको वापस से ऐड कर लेते। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि ये लेस हो रखे हैं। और जो जो क्रेडिट साइड में हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, मतलब जो प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हैं, मगर वो ऑपरेटिंग में नहीं आते, या तो कैश का नहीं होता या फिर वो ऑपरेटिंग का नहीं होता, हम उसको क्या करेंगे, वापस से माइनस कर देंगे। मतलब नेट प्रॉफिट में सब कुछ
ऐड और लेस हो चुका है। अब जो जो ऐड और लेस नहीं होने चाहिए थे, जो जो लेस नहीं होने चाहिए थे वो भी लेस हो चुके हैं, उनको वापस से ऐड कर लेंगे। और जो जो ऐड नहीं होने चाहिए थे हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट 190, वैसे तो टैक्स ऑपरेटिंग में आता है, मगर एक बार टैक्स को एज पर फॉर्मेट वापस से हमें ऐड करना होता है, जितना टैक्स का आपने प्रोविजन बनाया। फिर बाद में जाके टैक्स वापस से लेस होता है जितना टैक्स का हमने पेमेंट किया। टैक्स का जो प्रोविजन बना है और टैक्स का जो पेमेंट हो रखा है, तो टैक्स का जितना प्रोविजन बना है एक बार वो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया विच इज 190 प्लस 2 लाख, 190 प्लस 2 लाख, इट इज 3,90,000, राइट। अब रिवर्स चलते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, क्या ये ऑपरेटिंग का था? नहीं, ये तो नॉन कैश है। नॉन कैश है जबकि ये नेट प्रॉफिट में तो लेस हो रखा है, तो क्या करो, इसको वापस से ऐड कर लो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ को वापस से ऐड कर लो। गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या ये ऑपरेटिंग में आता है? नहीं, क्योंकि ये नॉन कैश है। क्या करो, इस 10,000 को वापस से ऐड कर लो। उससे ऊपर चलते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, क्या ये ऑपरेटिंग में आता है? नहीं, तो इसको वापस से ऐड कर लो 20,000। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नेट प्रॉफिट में लेस हो रखा है। इंटरेस्ट, क्या ये ऑपरेटिंग में आता है? नहीं, फाइनेंसिंग में आता है। तो क्या करो, इंटरेस्ट को वापस से ऐड कर लो 1 लाख रुपीज। फिर उससे ऊपर चलते हैं। डेप्रीशिएशन, क्या ये आता है ऑपरेटिंग में? नहीं आता, क्योंकि ये नॉन कैश है। वापस से क्या करो, ऐड कर लो। उसके ऊपर सैलरी, क्या ये ऑपरेटिंग में आता है? बिल्कुल आता है, कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में लेस हो चुका है। वेजेज, क्या ये ऑपरेटिंग में आता है? बिल्कुल आता है। रेंट ऑपरेटिंग में आता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आता है। परचेज ऑपरेटिंग में आता है। जो जो ऑपरेटिंग में आते हैं उसका कुछ नहीं करना है। अब आप आ जाओ इनकम साइड की तरफ। सेल्स ऑपरेटिंग में आती है, छोड़ो। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग में नहीं आती, मगर ये नेट प्रॉफिट में तो जुड़ा हुआ है। क्या करो, इसको वापस से माइनस कर दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000 माइनस कर दो, तो 3,90,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 70,000, इट इज 4,80,000। अब हम लेस करेंगे जितना हमने टैक्स का पेमेंट किया। मैंने आपको कहा कि 2 लाख का प्रोविजन बनाया और 2 लाख का ही पेमेंट हुआ, क्योंकि करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स हमने एज्यूम किया है ही नहीं। तो जितना टैक्स का प्रोविजन बना उतना ही पेमेंट हो गया। 2 लाख रुपए माइनस कर देते हैं और ये हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज 2,80,000। हमने डायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया तो 280, हमने इनडायरेक्ट मेथड में भी कैलकुलेट किया तो 280। मतलब करना क्या है इसके अंदर, इनडायरेक्ट मेथड में आपको नेट प्रॉफिट से रिवर्स चलना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो वैसे आफ्टर टैक्स आता है, तो जो फॉर्मेट है उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जनरली इसमें क्या क्या ऐड होता है, ध्यान रखना क्या क्या ऐड होता है। इसमें जनरली ऐड होता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऐड होता है। और क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट। अच्छा, जितना P&L में इंटरेस्ट आया होगा, मतलब एक्रूअल बेसिस पे आता है, तो ये जो भी हम ऐड करेंगे वो जो एक्रूअल बेसिस पे वो आए होंगे तो डेप्रीसिएशन ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। और क्या ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट को, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से, इन्वेस्टमेंट को सेल करने से लॉस हुआ है, वो ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड होगा, और हम इसमें ऐड करेंगे एनी आइटम रिटर्न ऑफ। अगर हमने किसी चीज को राइट ऑफ किया, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, जनरली ये चीजें हम ऐड करते हैं। डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एनी आइटम रिटर्न ऑफ, जनरली ये ऐड होते हैं। और लेस होते हैं कुछ, क्या क्या लेस होते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर किसी एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है तो। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लेस करते हैं, तो ये माइनस होता है
ये माइनस होता है, ठीक है। और अगर कोई इनकम को राइट ऑफ किया, जैसे कोई एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करते हैं, तो हम जैसे हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, पेटेंट राइट ऑफ किया, इसी तरह से अगर कोई इनकम राइट ऑफ होती है तो एनी इनकम रिटर्न ऑफ, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी P&L के इनकम साइड में होगी, तो हमें उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो जनरली ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं। अच्छा, अभी हमने एग्जांपल में लिया कि कोई करंट एसेट्स या कोई करंट लायबिलिटी है नहीं, बट जनरली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो होती है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करना है वर्किंग कैपिटल चेंज का। वर्किंग कैपिटल चेंज का मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट का एडजस्टमेंट नहीं करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करना है अगर वो करंट लायबिलिटी में दे भी रखा है तो। उसके अलावा मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर और करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़कर जो भी अदर करंट एसेट्स है और अदर करंट लायबिलिटी है उसका इंक्रीज और डिक्रीज का आपको यहां एडजस्टमेंट करना है। कैसे? अगर करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर करंट एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स बढ़ने का मतलब हुआ कि कैश कम हो गई, तो आपको इसको माइनस करना है। अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ऐड हो जाएगा। अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहां पर ऐड हो जाएगा। और अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो यहां पर हम उसको माइनस करेंगे। अच्छा, ये जो वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले होते हैं ना, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले की कैश फ्लो, फिर वर्किंग कैपिटल का चेंज करेंगे, फिर हम इसको कहेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर हमने जितना टैक्स का पेमेंट किया है, टैक्स पेड, वो हम माइनस करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट आप थोड़ा सा दिमाग में याद कर लो। 3 स्टेज हो गई हमारे पास यहाँ पर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 3 स्टेज में करेंगे। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आपको लेना है बिफोर टैक्स। अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आफ्टर टैक्स दिया होगा, तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट में आपको ऐड करना है जितना हमने इस साल टैक्स का प्रोविजन बनाया, मतलब जितना टैक्स का प्रोविजन हमने P&L में बनाया उतना टैक्स का प्रोविजन वापस ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको जनरली क्या क्या ऐड करना होता है और क्या क्या लेस करना होता है। जनरली ये लिस्ट कोई फाइनल नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है 1-2 और इसमें इंक्रीज हो जाए। तो जनरली क्या क्या ऐड होते हैं, डेप्रीसिएशन ऐड होता है। अगर किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उसके सेल करने से लॉस हो रखा है तो लॉस ऐड होगा। और क्या ऐड होगा, इसमें ऐड होगा अगर हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है वो जितना भी P&L में आ रखा है, P&L में जो आइटम आता है वो एक्रूअल बेसिस पे आता है, तो जितना भी इंटरेस्ट और ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड होगा, अगर कोई चीज़ राइट ऑफ हो रखी है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, जो भी अगर कुछ राइट ऑफ होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, कुछ भी अगर राइट ऑफ होता है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। जनरली ये ऐड होते हैं। लेस क्या होते हैं, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूअल बेसिस पे जो भी P&L में हमने लिए, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। अगर एसेट और इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट हमने P&L में लिया है तो हमें उसको वापस से माइनस करना है। ये 6 एडजस्टमेंट करने के बाद, 4 ऐड के और 2 लेस के, जनरली हो सकता है इसमें 1-2 और क्वेश्चन के हिसाब से इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आएगा कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट लेना है। इंक्रीज का इफेक्ट लेना है, डिक्रीज का इफेक्ट लेना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। मगर कुछ करंट एसेट्स का उसमें इफेक्ट नहीं लेना है। एक तो कैश और कैश इक्विवेलेंट का नहीं लेना है, क्योंकि हम कैश फ्लो का स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कैश फ्लो के मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट
के इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट नहीं लेना है। करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दे रखा है तो उसका इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट नहीं लेना है। शॉर्ट टर्म कोई लोन दे रखा है उसका इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट नहीं लेना है। मतलब करंट लायबिलिटी में जनरली आपको किसका इंक्रीज डिक्रीज लेना है, किसका इफेक्ट लेना है इंक्रीज डिक्रीज का? क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल दे रखे होंगे, बिल्स पेबल दे रखे होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, इनका आपको इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना है। करंट एसेट्स में आपको स्टॉक के इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना है, डेटर्स के इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो वो सारे। अच्छा, करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, एक एसेट जब इंक्रीज होती है तो दूसरी कम होगी। तो जैसे ही करंट एसेट्स बढ़ेगी, अगर कोई भी करंट एसेट्स बढ़ती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। और अगर करंट एसेट्स कम होती है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपको ऐड करना है, और करंट लायबिलिटी लेस होती है, करंट लायबिलिटी लेस होने का मतलब पेमेंट क्या होगा, तो करंट लायबिलिटी लेस होने का मतलब है आपको इसको लेस करना है। ठीक है, ये इफेक्ट आने के बाद आपको इसमें टैक्स पेमेंट का इफेक्ट देना है। टैक्स पेमेंट जो भी होता है उसको आपको यहाँ से लेस करना है, और आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो बिफोर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इतना सा मेथड है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जैसा हमने डायरेक्ट मेथड में समझा था वैसा ही यहाँ पर भी हमें इनडायरेक्ट मेथड में फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से भी हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।